क्लास 7th का ये लेसन है 18 बिहार बोर्ड। जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। परिसंचरण का मतलब हुआ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको करते हैं, ठीक है। और उत्सर्जन का मतलब हुआ जो हमसे हमारे शरीर से बाहर वेस्ट निकलते हैं, वो क्या होता है उत्सर्जन। और जो हमारे रक्त मतलब खून, ब्लड जो हमारे शरीर में पूरा घूमते रहता है उसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण। इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ क्लास जो 7th की है तो कुछ कहानी से स्टार्ट करेगा, और वो कहानी चलिए हम लोग पढ़ करके देखते हैं कि क्या कहानी में बोला गया। देखिए, कहता है कहानी में एक है, नाम का शिवांगी है, अनु है, मानसी है, अंजलि है, गोलू है, सलमा है, सना है, नाहिद है, हीना है, रवि है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। आपके भी स्कूल में मैदान होंगे, आप भी वहाँ पर खेलते होंगे ठीक है। तो उसमें एक अंजलि भी खेलती होंगी, ठीक है, हेना भी खेलते होंगे। यहाँ पर हीना है, वहाँ पर हेना भी कर सकते हैं। अचानक भोलू जो है वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। जब वो कोई भी जब प्लेयर है, जब वो दौड़ रहा होगा प्लेग्राउंड में तो गिर गया, और जब गिरा तो उसको चोट लग गई। चोट लगा तो पैर से क्या हो गया, खून बहने लगा। खून को बहता देखकर सभी डर गए, लेकिन परंतु अंजलि वहाँ पर चालाक थी। अंजलि बहुत कुछ जानती थी। तो अंजलि ने कहा कि गोलू को जल्दी से विद्यालय ले चलो, वहाँ मरहम पट्टी हो जाएगी। और सभी ने वैसा ही किया। एक सहपाठी ने गोलू की मरहम पट्टी की और आराम करने की सलाह दी, ठीक है। अंजलि ने कहा कि जितना जल्दी हो सके गोलू को कहाँ लेके जाना है, स्कूल लेके जाएंगे तो वहाँ पर मरहम पट्टी रहती है, फर्स्ट एड रहता है, और वहाँ से निकाल करके वहाँ मरहम पट्टी कर देंगे और फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एक सहपाठी ने उठा और वो क्या किया, गोलू को मरहम पट्टी कर दिया और कह दिया कि अब तुम आराम करो, तो अभी नहीं खेलो, क्योंकि उससे फिर खेलने से क्या होता, ब्लड फिर से निकलने लगता, ठीक है। ये उसको सलाह दी। हमने पहले यह भी जाना है, इसी क्लास में हम लोग जाने हैं कि शरीर की कोशिकाओं में श्वसन यानी रिस्पायरेशन होता है। कोशिका जो होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। उसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त मतलब ऊर्जा निकलती है। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को लेती है और वहाँ पर क्रैब साइकिल चलाती है, और उसके बाद वहाँ से एनर्जी निकालती है। साथ साथ एनर्जी के साथ साथ वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। कहता है फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हर एक कोशिका। और जो भी चीज़ तुम्हारा शरीर बना है कहीं पर कभी, वो हर जगह पर कोशिका है। हर जगह पर कोशिका, तो हर जगह पर ऑक्सीजन जाना चाहिए कि हर जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया, और हर जगह पर वो एनर्जी बनाएगा। और श्वसन की क्रिया में निर्मित अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचकर उच्च श्वसन यानी एक्सलेशन के समय बाहर निकलता है। यह काम रक्त के परिसंचरण से होता है। यानी यह ऐसा होता कैसे है, तो थोड़ी सी बात हम पीछे चलते हैं। एक नीचे में एक आपको फिगर देखने को मिलेगा आदमी का, देखिए इसी से हम लोग समझते हैं होता क्या है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हर एक जगह पर इसके क्या है, कोशिका है। यहाँ से ये तो सांस लिया, ये सांस लेने के बाद इसके गया लंग्स में। लंग्स के बाद यहाँ से जो ब्लड है ना, ये ब्लड क्या करता है, हार्ट से ब्लड निकल के लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। अब लेता कौन है, तो ब्लड में बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो ब्लड में एक होता है आरबीसी। आरबीसी के अंदर में देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जाता है किसके पास, लंग्स के पास, फेफड़ा के पास। कहता है भाई हमको क्या दे दो, ऑक्सीजन दे दो। तो लंग्स कहता है ठीक भाई ऑक्सीजन तुम ले जाओ। तो ऑक्सीजन जैसे ही वहाँ से ले जाता है, किसको देता है, फेफड़ा देता है ब्लड को, कि लेके जाता है। और फेफड़ा से जब ब्लड ले करके ऑक्सीजन आता है वो पहले आता है हार्ट के पास यानी हृदय के पास। हृदय इसको पंप करता है। जैसे हृदय पंप करता है तो ये सीधा सीधा क्या होता है, हर एक तरफ ये बहने लगता है, ठीक है। हर एक जगह जा करके हर एक कोशिका में जाता है। अब ये हर एक कोशिका में जाएगा किसके सहारे, तो जो भी ट्रांसपोर्ट करने का जो काम मिला है वो रक्त को मिला है। और यही रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हर एक जगह पर। और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद फिर वहाँ पे जो वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल करके, और यही रक्त क्या करता है, फिर से हृदय को लाता है, और हृदय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर से बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो कौन करवाता है,
ये करवाता है ब्लड। अब ब्लड कैसे करवाता है? ब्लड पूरा घूमते रहता है हर एक जगह पर, तो ब्लड का ही काम है कि लाना और ले जाना। तो कहेंगे जैसे जिस प्रकार से सोचो कि कोई सामान को ढोना रहता है या कहीं से कहीं, तो ट्रक पर हम लोग क्या करते हैं, सामान रखते हैं यहाँ से तो चले जाता है सिवान, और सिवान से अगर कोई मान लो कि गया भेजना है तो भी क्या हो सकता है कि ट्रक से आ सकता है और जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आना और लाना और ले जाना दोनों का काम जब ट्रक कर सकता है, तो यहाँ पर ब्लड भी करता है कि ऑक्सीजन को ले करके भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला सकता है। तो जो ट्रांसपोर्ट का काम है, जो ढोने का काम है, वो कौन करता है? ब्लड। और ब्लड इसी को हम लोग कहते हैं कि ये कारण क्या था? ब्लड का परिसंचरण, यानी ब्लड का सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि ये ब्लड क्या करता है, शरीर में दौड़ते रहता है। जो पेशी यानी मसल्स होते हैं और स्नायु यानी कि नर्व होता है, मतलब जो ब्रेन में होते हैं, कि गतिविधि से कई अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी भी आता है, ठीक है। ये सबसे क्या होते हैं? उत्सर्जन होते हैं। ये अवशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? रक्त परिसंचरण करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनु कुछ क्वेश्चन पूछती है। अनु, मानसी एवं हीना ने पूछा, अनु, मानसी जो है एवं हीना ने पूछा कि परिसंचरण का मतलब क्या है? तो आपको तो हमने पहले बता दिया कि जो घूमने का ही क्या कहलाता है? परिसंचरण, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना। इस परिसंचरण के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता करेंगे? तो आप लोग सब पता कर सकते हो। आप लोग पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, अपने दाहिना हाथ से बायां हाथ पकड़ो। किस स्थिति में? यहाँ पर जहाँ पर आपको नस दिखता होगा ना, वहाँ पर आप दबाना। जैसे ही नस पर दबाओगे ना, तो एक ढक ढक करके आवाज़ आएगा, धक धक करके। वही कहने का मतलब है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्लड को तुमने रोकने का प्रयास किया और वो रुकना चाह नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है? ब्लड को परिसंचरण हो रहा है। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वो दौड़ने चाह ही रहा था और दौड़ ही रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर धड़धड़ होती है, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण हो रहा है, यह हमें नाड़ी धड़कन से पता चलता है। नाड़ी वही नस को बोलते हैं और उसको धड़कने से पता चलता है कि परिसंचरण हो रहा है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा अनुभव कर सकते हैं। क्या है क्रियाकलाप? अब उसको देखिए। क्रियाकलाप नंबर, आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा यानी कि मिडिल एवं तर्जनी उंगली, तो ये आपका है मिडिल फिंगर और यह है तर्जनी इंडेक्स फिंगर, दोनों को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। कहाँ पर रखना है? बाईं को भीतरी भाग यानी कि अंदर वाले में। ये वाला जैसा ना पट करेंगे तो ये अंदर भाग कहलाएगा, इस पर रखिए। क्या आप सभी को धड़कन महसूस होती है? आप करके देखिए, जरूर महसूस होगा। यहाँ धड़कन क्यों होती है? यह धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है। जब ये धड़कता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? नाड़ी स्पंद कहते हैं। इसे नब्ज भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? नब्ज। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो पहले यही चेक करता है। यह स्पंदन धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। अब ये धमनी और नस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। दो चीज़ होते हैं, धमनी और नस। दोनों को बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं कि धमनी मोटा होता है और जो नस होता है वो बहुत कम होता है। धमनी में ऑक्सीजन जाता है और नस में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस सब के बारे में हम आगे बताएंगे, ध्यान से बस सुनना है। आप देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होती है, कितने बार वो धड़कता है। तो लगभग हम लोग जानते हैं कि 72 से 80 बार के बीच में एक मिनट में वो धड़कता है। अब आप सभी बताइए कि आपने कितनी धड़कनें गिनी, जरा क्वेश्चन बताइए। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? स्पंदन दर। 1 मिनट में कितने बार धड़कती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पंदन दर। अब बताइए, आपको 4 स्थिति को सोचना है। पहले आप बैठ जाइए आराम से और उस स्थिति में देखिए स्पंदन दर क्या है। तो स्पंदन दर ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल होगा 72। सोचने की स्थिति में जब आइएगा ना, तब भी आपको क्या होगा? थोड़ा सा कम जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एकदम आराम से। लेकिन वही खराब चीज़ अब सोचिएगा ना, तो स्थिति क्या होगी? धड़कन ज़्यादा धड़केगी स्पीड में। चलेंगे ना, तो नॉर्मल जो बैठे थे उससे धड़कना ज़्यादा धड़केगा। लेकिन जब दौड़ के आओगे ना, जब हाँफने लगते हैं, तो धड़कन ज़्यादा और तेज़ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पंदन दर है वो दौड़ने की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है, यानी कि 72 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। आप सभी अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं।
तो जहाँ पर भी आपको नस दिखाई देगा ना, वो आपको स्पंदन वहाँ पर अनुभव आप कर सकते हैं। अब अपने छाती पर भी रखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको धड़कते हुए जरूर महसूस होगा। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपका नाड़ी स्पंदन का अनुभव कैसा रहा? आपने नहर या कुएं से, पंप से पानी निकलते देखा होगा, उनमें पानी बहते हुए भी गौर किया होगा। क्या नाड़ी स्पंदन से आपको उसी प्रकार का अनुभव किया हुआ? बिल्कुल होता है। क्या हमारे शरीर में भी ऐसा कोई पंप है? रक्त का परिसंचरण शरीर में होने के लिए किसी ऐसे पंप की ज़रूरत है ना, जो कि क्या करता है, पूरे शरीर में स्पंदन करवाता है, पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। हाँ है, ऐसा पंप शरीर में है। और वो कौन सा पंप है? जिसका नाम हम लोग कहते हैं हृदय है। कौन है? हृदय है। हम लोग पढ़ते हैं हृदय के बारे में। ओके, हम लोग हृदय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हृदय, तो आप लोग इस बार देख रहे हैं कि हृदय ये है। हृदय ये है क्या? इसको काट लिया गया है, इसको बीच से काट लिया गया है, ठीक है। और काट करके दिखाया गया ये चेम्बर। इसमें 4 चेम्बर होते हैं। एक चेम्बर ये हो गया, दूसरा चेम्बर ये हो गया, तीसरा चेम्बर ये हो गया, और चौथा चेम्बर ये हो गया। यानी हम लोग का जो हृदय होता है, यानी कि जीव जंतुओं का जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है, वो 4 चेम्बर में तोड़े गए हैं, ठीक है। अब एक बात समझाते हैं आप लोग को कि धमनी और सीरा क्या होगा। जो भी हृदय से निकल करके जाएगा उसको कहेंगे हम लोग धमनी। क्या बोलेंगे उसको? धमनी। जो हृदय से निकल करके जाएगा उसको बोलेंगे धमनी। और जो हृदय की तरफ आएगा उसको बोलेंगे सीरा। उसको क्या बोलेंगे? सीरा। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेन, और इसको कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं इसको? आर्टरी। याद रखना कि जो हृदय से निकलेगा, हृदय से निकलेगा तो उसको कहेंगे धमनी, और जो हृदय की तरफ आएगा उसको कहेंगे सीरा। इस बात को दिमाग में आ गया। अब एक बात और समझते हैं। धमनी जब भी होगा ना, वो हृदय से निकलेगा, और वो भी निकलेगा क्या लेकर के? तो ऑक्सीजन लेकर के निकलेगा, ठीक है। ये धमनी हमेशा हृदय से निकलेगा, और हृदय से हमेशा ऑक्सीजन लेकर निकलेगा। लेकिन एक जगह पर ये उल्टा होता है। एक जगह पर उल्टा क्या होता है कि हृदय से तो निकलता है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। नाम क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। और इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी। इसी प्रकार से हम बता, इसके बारे में बताएंगे भी, हार्ट के बारे में। इसी प्रकार से जो हार्ट की तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है, उसको कहते हैं सीरा। अब सीरा में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लेकिन एक सीरा ऐसा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन लेकर के आता है। तो इसको हम लोग उल्टा ना काम किया, इसलिए इसको नाम देंगे फुफ्फुस सीरा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सीरा। और इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग हृदय के फिगर पे आते हैं। कौन कौन से चेम्बर होते हैं और चारों चेम्बर में सबका काम क्या है, इसके बारे में फिर से आपको अभी बताते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। जब ये धमनी, जब ये हृदय से निकल करके जाएगा तो धमनी, और हृदय की तरफ आएगा तो सीरा। इतना जब आप लोग जान गए हैं तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझिएगा कि ये लंग्स, एक होता है फेफड़ा, इधर में है आपका फेफड़ा। ये क्या है? मान लिया जाए फेफड़ा। फेफड़ा में आपके पास 2 चीज़ होते हैं। एक तो ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब लेते हैं हम लोग सांस के रूप में तो ऑक्सीजन आता है। जब ऑक्सीजन आता है ना, तो ये आता है सीरा में। ऑक्सीजन किस में आता है? सीरा में। इस सीरा में ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन आया तो ये नीचे आने का, देखिए ये जो आपका जो गेट है ना, ऐसा गेट है कि इधर से आ सकता है, लेकिन कोई चाह जाए कि इधर से इधर भेज दे तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सिर्फ आ सकता है लेकिन ये जा नहीं सकता है। ये बात आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। फिर समझिए क्या हम कहना चाहते हैं कि ये वाला इस सीरा में आया, ये कहाँ से आया है? तो ये वाला आया है आपको फेफड़ा से। फेफड़ा से जो भी आया ये ऑक्सीजन को लेकर के आया। तो ये ऑक्सीजन को जब लेकर के आया तब ये आपका कहला जगह आया है इसके तरफ, तो ये हो गया सीरा। लेकिन उल्टा क्या किया कि हर एक जगह पर जो सीरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रखता है, लेकिन यहाँ पर रख रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए इसका नाम दे रहे हैं फुफ्फुस सीरा। क्या देंगे? फुफ्फुस सीरा। ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया अंदर में। ये ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया?
इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन आ गया। जब ये ऑक्सीजन आया तो इसके अंदर आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अलिंद। क्या बोलेंगे इसको? अलिंद। और इसको भी बोलेंगे अलिंद। अब एक बात बताइए, ये जो अलिंद है ये दायां है कि बायां? तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बायां अलिंद है, ये आपको उल्टा दिखाया गया यहाँ पर, ये बायां अलिंद हो गया। ठीक है, अलिंद को हम लोग कहते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिकल। तो देखिएगा, ये आपका बायां अलिंद और ये वाला आपको दायां अलिंद। ये नीचे वाला आ जाएगा नीलय और ये भी नीचे वाला क्या होगा? नीलय। तो एक होगा दायां और एक होगा बायां। ये जैसे ही नीचे में आया, अब ये वाला आने के बाद देखिएगा इधर से नीचे ही आया, अभी गेट हो जाएगा यहाँ पर बंद। ये गेट के बाद जैसे इसमें आता है ब्लड यहाँ पर एक गेट से बाहर खुल जाता है। ठीक है, अभी गेट बाहर खुला, अंदर आना चाहेगा तो इस रास्ते से आना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ इस रास्ते से ये जाएगा। इस रास्ते से गया ऐसे, और ये वाला आपका है मेन धमनी, ये महाधमनी होगा। और यहाँ से ये सारे तरफ यानी शरीर के हर एक पार्ट में खून चला जाता है, और जब ये ब्लड हर एक पार्ट में चले जाते हैं तो यही कहलाता है आपको धमनी, यानी हृदय से पंप किया है। जब पंप किया है तो अधिक जाएगा इधर, और पंप करता है ना ज़्यादा प्रेशर में होता है, और ये प्रेशर 120 के प्रेशर से ये जाता है। तो ये क्या ले गया? तो ये ले गया आपको ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा धमनी। क्या कहलाएगा? धमनी। लेकिन जब लाया था तो इसको कहते सीरा। जब ले करके जाया, जब शरीर से निकलेगा तो धमनी, और हृदय की तरफ आएगा तो सीरा। समझ गए? एक ही चीज़ को हम यहाँ पर नाम क्या कर दिए? चेंज कर रहे थे। ठीक है, कभी धमनी बोल रहे हैं, कभी सीरा। देखिए कैसे इस आया है इसके तरफ तो ये कहला गया सीरा, ये इसके पास आ गया यहाँ पर किसको से? तो ये बायां अलिंद से आ गया बायां नीलय में। किस में आ गया? नीलय में। अब नीलय में आने के बाद ये इधर ही आ सकता है, ये लौटेगा नहीं क्योंकि ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम आपको यहाँ पर देखिए, इधर से चला जाएगा ऊपर में इसमें, और जैसे ही जाएगा तो इसके सहारे इसमें हो करके धमनी, क्योंकि अब ये शरीर से, ये हृदय से क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो हृदय से दूर जाएगा तो धमनी कहलाएगा। और ये महाधमनी, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये वाला धमनी का होगा? मोटा होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। जैसे बताइए, अगर हमको मोटा पाइप में पानी भेजना है, तो पाइप में पानी को पंप से निकालना है तो मोटर से, तो मोटा लगाते हैं। लेकिन वो भी टंकी से पानी हम लोग नीचे लाते हैं तो पतला पाइप लगाते हैं ना, तो जब आते समय लौटते समय पाइप पतला होगा तो नस कहलाएगा, सीरा कहलाएगा। लेकिन वही जब भेजते हैं हम लोग तो क्या होगा? मोटा, और वो मजबूत होना चाहिए। ठीक, जिस प्रकार से मोटर का हम लोग पाइप देते हैं। ठीक है, अब इस शरीर में चला गया ऑक्सीजन को लेकर के, ये क्या था? आर्ट्रियम था, आर्टरी था, यानी कि धमनी था, महाधमनी। अब ये जाने के बाद जब फिर से ये आएगा कहाँ? शरीर के अंदर। ठीक है, ये कहाँ आएगा? शरीर के अंदर, यानी कि हृदय के अंदर। हृदय के अंदर जैसे ही इसमें आता है तो ये वाला देखिएगा, इस जगह आपको खाली हो गया इधर। तो इधर जब आया तो ये क्या लेकर आया होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया होगा, तो ये वाला कहलाएगा सीरा। क्या कहलाएगा? सीरा। इसमें आ गया, इसमें आने के बाद ये वाला गेट खुला, इसमें पहुंच गया। फिर ये गेट इधर देखिए खुलेगा, और अब ये वाला से कहाँ जाएगा? ये लंग्स के पास, फेफड़ा के पास। अब एक बात और बताओ कि जब शरीर से, जब हृदय से निकलता है तो इसको कहलाते थे धमनी, लेकिन तो धमनी तो है ये, लेकिन ये वाला लेकर के आया है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जानते हैं कि धमनी हमेशा ऑक्सीजन लेकर के जाता है। लेकिन ये जो सीरा आया लेकिन बन गया धमनी, तो ये तो लेके जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा, क्योंकि ये धमनी हमेशा ऑक्सीजन लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर लेके जा कौन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहें? फुफ्फुस धमनी कहें। नाम क्या दिए इसको? फुफ्फुस धमनी। अब बात को समझ में आ गया? तो इस प्रकार से यहाँ पर हृदय का वर्किंग होता है। अब पढ़ लो, कहता है यहाँ पर कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों को परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह हमेशा धड़कता है, यह पूरे जीवन बिना रुके रक्त को पंप करने का काम करता है। जब सोए हुए रहते हैं फिर भी ये पंप काम करते रहता है। ठीक है, अगर रुक जाएगा एक समय तो समझो कि तुम दुनिया से ही रुक गए। हृदय वक्ष गुहा, वक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो पसली होता है ना शरीर के भाग, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको हृदय रहता है, ये आपका जो छाती का जो होता है हड्डी उसके अंदर होता है वक्ष गुहा में।
जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। निचला सिरा किधर दूर झुका रहता है? बायां ओर झुका रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखेंगे शरीर में तो आपको बायां ओर झुका नजर आएगा। तो बताइए हम लोग का हृदय किधर होगा, बायां तरफ कि दायां तरफ? तो आंसर क्या होगा? बायां तरफ। हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर 2 कक्ष यानी अलिंद कहलाता है और निचले 2 कक्ष नीलय कहलाते हैं। इधर वाला अलिंद और ये भी अलिंद कहलाएंगे। एक बायां अलिंद और ये दायां अलिंद, नीचे नीलय, ये बायां और ये दायां। ठीक है, हम सब जानते हैं कि शरीर में रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि खून रखने वाले होते हैं। विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की माध्यम होती है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। किसके सहारे? रक्त के सहारे। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को भी ले करके आता है और यह रक्त वापस हृदय में आता है और जहां से ये फेफड़ों में चले जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। एक धमनी होती है और एक शिरा होती है, आर्टरीज, और दूसरा वेन होती है, जबकि वो चित्र में दिखाए गए हैं। जो आपको ब्लू कलर है वो आपको मिलेगा शिरा। ब्लू कलर को आपको क्या मिलेगा? शिरा। और जो रेड कलर है वो आपको क्या है? धमनी है। रेड कलर आपको मोटा होंगे, जबकि आपका जो ब्लू कलर होगा वो क्या हो जाएगा? पतला होगा। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए, कहीं पर भी देखिए रेड वाला आपको पतला नहीं होगा, हमेशा आपको मोटा ही होगा। लेकिन जब आप देखेंगे शिरा तो लगभग आपको पतला भी बहुत जगह पर देखने को मिल जाएगा। कहता है इसके बाद कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है वो धमनी होता है, लेकिन एक जगह को छोड़कर। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से हो और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार क्या होगी? मोटी होगी और लचीली होती है। आइए हम यह जानने की प्रयास करते हैं कि शिराओं में रक्त का प्रवाह हृदय की ओर किस प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग को हम ये बात बताए हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 से अब आप इसको देख सकते हो। अपनी शिराएं पहचानिए। अपनी शिराएं पहचानिए। आपके शरीर, जो भी आपके शरीर में जो हाथ में या कहीं पर जो नस दिखता है ना, जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो सब शिरा होता है। ठीक है, अपने बाएं हाथ से अपने दाएं भुजा की केहनी के ऊपर कसकर पकड़िएगा, जैसे ही लड़की पकड़ी हुई है। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके उसे 4 या 5 बार ऊपर नीचे हिलाइएगा। ठीक है, इसको मुट्ठी बंद करके हाथ को ऊपर नीचे कीजिएगा। दाएं बाह को ध्यान से देखिए, क्या उस पर कोई नालियां उभरी हुई दिखाई पड़ती है? अब बाह को छोड़ दीजिए तो दिखाई पड़ती है। क्या आप पहले जैसी हो गई? तो बिल्कुल हो गई। जब छोड़ दिए तब जो नहीं छोड़े तो दिखाई दिया था। आप अनुभव करेंगे कि रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो नालियां रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शिरा। ठीक है, और जो हृदय से लेकर के पूरे हर एक जगह पर लेकर जाती है उसको धमनी। धमनी का स्पंदन पता लगाना बहुत कष्ट होता है क्योंकि वो अंदर होता है। आप अपने बाएं या दाएं हाथ की कलाई पर एक माचिस की तीली या पेंसिल रखिएगा और हाथ को स्थिर रखते हुए ध्यानपूर्वक रखिए। तीली या पेंसिल में कोई हरकत हो रही है तो ये बता रहा है कि आपके धमनी में क्या हो रही है? स्पंदन। और धमनी हमेशा अंदर होती है, बाहर में नहीं होती है। अंजलि और रवि चित्र 18.4 जो पीछे वाला ये जो था चित्र, ये कहाँ गया? आदमी वाला। इसको देख करके भ्रमित हैं। दोनों जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि उन्हें जानकारी थी कि धमनी हमेशा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। ये उसको पता था, लेकिन क्या पता एक फुफ्फुस धमनी भी होती है। ठीक है, जो कि फुफ्फुस जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, इसीलिए इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। फेफड़ा से कहाँ लाती है? हृदय में। ठीक है, इसको ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। उल्टा काम करता है। हृदय की आकृति 18.3 में आपको दिखाया गया था। कक्षों के बीच में विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को अर्थात धमनी और शिरा रक्त को आपस में मिलने कभी भी नहीं देती है। जो हमको 4 जो चेंबर था ना, उसके आधार पर हमको पता चलता है।
ठीक है, कैसे देखिए एक बार और इसको दिखा देते हैं। ये वाला मैं ऑक्सीजन को लेकर के आया था और लेकर के आया और ये ऑक्सीजन लेके चला गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया था और कार्बन डाइऑक्साइड फिर चला गया। क्या दोनों कभी मिले हैं? कभी नहीं मिले। जाने वाला इधर था, ये अंदर से गया था और ये आया तो इधर ऊपर चला गया, तो दोनों कभी भी मिलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए रक्त वाहिका में अंतर क्या है। रक्त वाहिकाएं दो गो होता है, धमनियां और शिरा। रक्त की प्रकृति ऑक्सीजन समृद्ध होती है धमनी में, और शिराएं क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होते हैं। ये हृदय से शरीर के सभी भागों में जाती है, लेकिन ये क्या होती है, शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में आती है। दीवार इसकी मोटी और लचीली होती है धमनियों का, और शिरा की क्या होती है, पतला। अब हृदय स्पंद क्या होता है, ये पढ़िए। कहता है हृदय की कक्ष की दीवार पेशियां मसल्स की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती है। हृदय की जो मसल्स क्या होती है, पेशी से बनी होती है और ये फैलती और सिकुड़ती है। ये लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। अगर ये रुक गया, जीवन रुक जाएगी। यदि आप अपनी छाती की बाईं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदों यानी धड़कन का महसूस आप कर सकते हैं। जैसे टेथियोस्कोप जो होता है ना, स्टेथोस्कोप यानी कि जो आला होता है, इसके सहारे हम ये धड़कन को ही मापते हैं। अपने सभी डॉक्टर के पास हृदय धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र देखे होंगे, इसको आला कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। सोचो कितना काम करता है। हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो सो जाते हैं, है ना। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय धड़कन की ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नाली द्वारा चेस्ट पीस हमारे हृदय के स्थान पर रखकर ईयर पीस से धड़कनों की ध्वनि को अध्ययन हम आसानी से कर पाते हैं, जिससे उन्हें हमारे हृदय की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 4 आप यहाँ पर लिख कर खुद से लाइएगा कि जब दौड़ के आइएगा और पल्स को दिखिएगा कितने बार वो कितने बार धड़कता है, या आपको धड़कन दर क्या है, ये सब आप लिख करके लाएंगे। ठीक है, कहता है कि आपको अपने हृदय धड़कन, हार्ट बीट और नाड़ी धड़कन, पल्स रेट के दर के बीच के कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय धड़कन को दर को बताती है। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, बता चुके थे। ठीक है, अब देखिए एक है यहाँ पर विलियम हार्वे। इनका कहना क्या है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 के बीच में इनका जीवन काल रहा है, उसी के बीच में किए थे। एक डॉक्टर ने की थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके यह समझाने की कोशिश की कि शरीर में खून एक बंद चक्र में बहता है, यानी एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ में आता है। सिरों में खून अंगों से हृदय की तरफ और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, परंतु आज हम जानते हैं कि खून एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है। ये तो ज़्यादा देखो, जो खोज कर पाए तो ज़्यादा नहीं बता, लेकिन बहुत बड़ा बात बता दिए कि खून क्या होता है। ये चारों तरफ घूमते रहता है और ये साइकिल में घूमता है। फिर भी हार्वे की खोज एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि थी। इनके जीवन का अंतिम भाग दुखद रहा। इनका 79 वर्ष की आयु में 3 जून 1657 को निधन हो गया। इस प्रकार हार्वे महोदय ने खून के परिसंचरण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाई। अब अंजलि जानना चाहती थी, क्या सभी जानवरों में रक्त पाया जाता है? तो सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता, जैसे स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, इस सब में रक्त नहीं पाया जाता है। इनमें कोई परिसंचरण तंत्र, हाइड्रा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग को अगला टॉपिक है जंतुओं में उत्सर्जन, जो कि हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते